हाँ, ठीक है। माफ़ी चाहता हूँ जो लोग इंतज़ार कर रहे थे। मैं ना थोड़ा हर बार गड़बड़ कर देता हूँ लाइव जाने का ऑप्शन ढूँढने में। इस बार बहुत देर हो गई। चलिए तो बातचीत शुरू करते हैं। आज जो बातचीत कर रहे हैं वो बातचीत कर रहे हैं गणित क्यों और कैसे। और मुझे काफ़ी सारे सवाल लोगों से आए। मैं उनमें से कुछ सवालों को लेके शुरू करता हूँ और फिर अगर आपके बीच में और कोई सवाल हो तो आप चैट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं उसको भी ले पाऊँगा। तो सबसे पहला जो सवाल पूछा गया वो ये पूछा गया कि गणित से डर क्यों लगता है। तो अगर इस बारे में सोचें कि गणित से डर क्यों लगता है तो इसके दो कारण समझ में आते हैं। एक कारण तो ये है कि जो कहा जाता है और जिसके बारे जो शायद कुछ हद तक सही भी है, वो कारण जो कहा जाता है वो ये कहा जाता है कि जो गणित है वो एक अमूर्त विषय है। और चूंकि ये ज़िंदगी में उस तरह से आता नहीं है जिस तरह से बाकी विषय आते हैं, और जिस जो स्वरूप ज़िंदगी में दिखता है और जो वास्तविक गणित कक्षा में होता है उसमें बहुत फ़र्क है। इसलिए ये गणित मुश्किल लगता है। और मुझे लगता है इसके दो और कारण हैं जो जुड़े हैं। एक कारण तो ये है कि गणित इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि ये प्रतिष्ठा का विषय माना जाता है। और ये एक तरह से इस तरह से पढ़ाया जाता है जिस तरह से ये बहुत मुश्किल है। और पढ़ाने वाले पूरा समाज ये मानता है कि गणित मुश्किल है और इस वजह से बच्चों को पहले से ही लगता है कि ये विषय मुश्किल है। तो एक पूरा माहौल इसके डर को लेके बनता है और उस डर के माहौल के कारण शुरू से ही हम लोग ये समझने लग जाते हैं कि इससे डर डर के चलना है और उसमें स्वाभाविक तौर से सीखने और सिखाने की प्रक्रिया नहीं हो पाती। और मूल तौर पे यही बात होती है कि किसी तरह से याद कर लें, किसी तरह से सवालों का हल सीख लें ताकि परीक्षा में पास हो जाए। तो मुझे लगता है ये डर का जो मसला है इसको इस ढंग से देखना चाहिए कि गणित के बारे में जो दो धारणाएं हैं, एक एक तो ये मुश्किल है और दूसरा ये स्वाभाविक जीवन से जुड़ा हुआ नहीं है। इन दोनों के बारे में अगर हम ध्यान से सोचें तो ये दोनों ही शायद सही नहीं है। तो पहले तो अपन ये बात सोचें कि एक 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा गणित में क्या क्या जानता है। तो अगर हम गणित के बारे में गणित को समझने की कोशिश करें कि गणित में क्या क्या आता है, तो हम ये देखेंगे कि इस बच्चे को बहुत कुछ आता है गणित में। सबसे पहली बात तो उसको ये पता है कि उसके पास ज़्यादा हैं या किसी और के पास ज़्यादा हैं। और ये ज़्यादा सिर्फ गिनती में नहीं, आकार में भी हो सकती हैं, वज़न में भी हो सकती हैं। तो उसको एक तरह से इन सब का अंदाज़ा है कि चीज़ों में तुलना करनी है तो उनका आकार देख सकते हैं, उनका वज़न देख सकते हैं और उनको गिन सकते हैं। हालांकि अगर कुछ उलझे हुए प्रश्न उससे पूछे जाएं और ऐसे सवाल उसके लिए बनाए जाएं जो सीधे सीधे ना हो तो कई बार वो इसमें गच्चा भी खा जा सकता है। जैसे पियाजे ने हमें दिखाया कि 4 साल का बच्चा कुछ चीज़ें नहीं कर पाता और वो संरक्षण की संरक्षण में उलझ जाता है। लेकिन अगर हम उस सहज विकास के स्तर में देखें तो लेकिन स्वाभाविक तौर पे 7 साल का बच्चा वो सब कर पाता है। 4 साल के बच्चे को ये कहा जाए कि भाई तुम जाके कहीं से कुछ चीज़ उठा लाओ और वो चीज़ ऐसी हो जो उसके पहुंच के बाहर भी हो तो भी वो उस याद करके वो चीज़ कहाँ रखी है और ये उसका रास्ता याद करके उस रास्ते तक कैसे पहुंचना है ये तय करके वहाँ पहुंच जाता है। और फिर उस ऊंचाई तक
कैसे पहुंचना है, इसके लिए जो भी आसपास उपलब्ध है उसको इस्तेमाल करके वो कोशिश करता है कि वो उस चीज़ तक पहुंच जाए जहां उसे जाना है। तो ये हम नहीं कह सकते कि ये जो छोटा बच्चा है 4 साल का, उसको जगह की समझ नहीं है, और उसको अगर कोई चीज़ें रखने को दी जाएं तो वो उसको ठीक जगह से ठीक तरह से रख सकता है। तो कुल मिला के ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर हम उसके बारे में सोचें तो उसको थोड़ी बहुत गिनना आता है, जोड़ना आता है, घटाना आता है, और उसकी जगह का समझ भी है, वो आकार समझता है। इसके अलावा अगर हम ये इसके बारे में सोचें कि उसको क्या कुछ ये जिसको हम डेटा हैंडलिंग कहते हैं कह आता है, तो क्या वो चीज़ों को उनको श्रेणियों में बांट के उनको गिन गिन के बता सकता है कि इसमें इसमें कितनी है, ये कितने हैं, ये कितने हैं, और कुल मिला के कितने हैं। तो एक जो शुरुआती डेटा को सॉर्ट करके चीज़ों को उनको अलग अलग कैटेगरीज में रख के समझने की बात है, वो भी उसको आती है। और अगर वो क्रिकेट का या फुटबॉल का शौकीन है तो वो उस तरह के भी आंकड़े जानता है कि कितने मैच हुए, किसने कितने मैच जीते, और किसको जीतने पे कितने अंक मिलते हैं, तो कितने टोटल अंक हो गए। तो कुल मिला के जो पूरा आंकड़ों का प्रबंधन का एक प्रपंच है, उसको वो सीखना शुरू कर चुका होता है, उसका वो एविडेंस भी आपको देता है। तार्किक संबंध जो गणित सीखने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और तार्किक संबंध जो आगे हमें सिद्ध करने तक ले जाते हैं, उस तरह के तार्किक संबंध भी वो बनाने लगता है। हालांकि वो अभी संख्याओं के और आकृतियों के संबंध में उतना नहीं बना पाता, लेकिन जिन मूल चीज़ों से वो रूबरू होता है, जिन परिस्थितियों से रूबरू होता है, उसमें वो तार्किक संबंध बनाना ही लगता है। तो अगर हम इस प्रकार से ये देखें तो गणित की जो बहुत सारी शुरुआती समझ है, वो स्कूल के बाहर बच्चा पहले से ही लेके आता है। अगर कोई बच्चा किसी ऐसे घर में रहता है जहाँ दुकान चलती है, तो उस दुकान का पूरा जो गणित है, उसमें किस कौन सी चीज़ कितने की आती है, और अगर उस चीज़ का इतना वज़न दिया जाए तो वो कितना दाम होगा, ये सब चीज़ें वो भी कर पाता है। तो दो बातें इसमें छिपी हैं। एक तो आसपास बहुत सारा गणित है जिससे बच्चा या इंसान समाज में रहने वाला खुद ब खुद रूबरू होता रहता है और सीखता रहता है। और दूसरी ये बात कि जो गणित की सीखने की प्रक्रिया है, वो एक तरह से स्वाभाविक परिस्थितियों में उपलब्ध है, और उस स्वाभाविक परिस्थितियों में वो उससे उस परिस्थिति में जो करने की ज़रूरत है उसको करके वो सीखता रहता है। तो मैं ये दो बात यहाँ कहना चाहता हूँ जिससे हम ये समझ सकें कि जो गणित का जो डर है वो कोई नैसर्गिक डर नहीं है। एक सवाल ये भी था कि क्या कुछ जानवर जो जिनको थोड़ी बहुत गिनती का मात्रा का एहसास हो जाता है, जैसे ज़्यादा दुश्मन सामने हैं या कम दुश्मन सामने हैं, क्या वो जो दुश्मन है वो ज़्यादा ताकतवर है या आप ज़्यादा ताकतवर है। मान लीजिए आप कुत्तों के संदर्भ में बात करें तो अ, ये जो उनकी क्षमता, या जो मधुमक्खी है, क्या वो रास्ता तक जानती है और रास्ते तक पहुंच सकती है। अ, इन इनके बारे में, जैसे कि भाषा के बारे में भी बात हुई है, इन जीवों की जो क्षमता है वो इंसानी क्षमता से फर्क है। और इसके बारे में काफ़ी शोध हुआ है कि कौन सा जीव कहाँ तक सीख सकता है, चिंपैंजी कितने तक गिनती सीख सकता है, और किस तरह की भाषा, कितने भाषा के शब्द सीख सकता है। तो
इन सब से ये साफ है कि जो इंसान है, इंसान के बच्चे हैं, वो बहुत आगे तक जा सकते हैं इस सब चीज़ों में, और उसकी जो इन सब चीज़ों को सीखने की क्षमता है वो बहुत अधिक है। तो ये सवाल इस बात से जुड़ा है कि इंसान का जो विकास हुआ है एक सामाजिक जीव के रूप में, और उसने साथ रहकर और सहकार से एक दूसरे को अपनी बात समझाने की आवश्यकता के चलते जिस तरह से जीना सीखा है, उससे और जिस तरह से उसका एवोल्यूशनरी विकास हुआ है, उसमें उसमें ऐसी क्षमताएं अंतर्निहित हैं जिनमें उसको ये सब सीखने की संभावना बन जाती है। तो ये जो इंसान का ज्ञान है, इसकी जो प्रगति है, ये लगातार होती है, और वो बढ़ता हुआ ज्ञान हम एक दूसरे से बांटते हैं और फिर वो अगली पीढ़ी को देते जाते हैं। तो इस प्रकार जो कुल मिला के इंसानी ज्ञान है, वो हमारी ज्ञान को संचित करने की क्षमता और उसको ट्रांसफ़र करने की क्षमता के कारण बढ़ता जा रहा है। तो ये एक जो बात है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है समझने की, कि इंसान की जो अंतर्निहित प्रवृत्ति है और क्षमता है ज्ञान को बांटने की, एक दूसरे के साथ मिल के काम करने की, और जिसमें साथ काम करने में एक दूसरे की बात को समझना, एक दूसरे के समझ को समझना और उसके ऊपर टिप्पणी करना, क्योंकि आपको तय करना है कि कौन सा तरीका ज़्यादा कारगर होगा, ये वाला या ये वाला। ये सब जो है, ये एक तरह से आपको अपने समझ और सोच को बनाने के लगातार मौके प्रस्तुत करते हैं। और इन सभी ज्ञान के प्रकारों में एक प्रकार गणित भी है, और जैसे जैसे आवश्यकता पड़ी है और उसमें लोगों ने साथ काम किया है, वैसे वैसे गणित का जो विकास है वो भी और ज़्यादा होता गया है। मान लीजिए आपने कोई बिल्डिंग बनाने के लिए कोई तरीका सोचा। अब उस तरीके को आपको दूसरों को समझाना है कि भाई ये जो चीज़ है ये ऐसे बनती है, इसमें कितनी बड़ी तो हमें ज़मीन लेनी है, उसमें कितनी सामग्री लेनी है, और उस चीज़ का आकार कैसे बनना चाहिए। तो इस सब के लिए जो निर्देश लिखने की ज़रूरत है, ताकि और लोग भी उसी को बना सकें, उन निर्देशों ने ये पैदा किया आपको कि आप उस आकार को और उस साइज़ को कुछ नाम दे सकें। तो भारतीय विकास में गणित में बहुत सारी ऐसी बातें इस वजह से हुई क्योंकि आपने बिल्डिंग्स बनाई, उन बिल्डिंग्स के लिए आपने सूत्र बनाए, और उन सूत्रों को फिर आपको समझाना, उसके लिए आपने कुछ और रचनाएं की। तो इस प्रकार कुल मिला के आपने ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जिससे जिससे कि गणित ज़रूरी हो गया। और उसके ऊपर फिर जब लोगों ने सोचना शुरू किया कि और क्या मैं कर सकता हूँ इस पूरे बात से, तो उसमें कई नई बातें निकल के आई, कई नई नियम निकल के आए, कई नए प्रमेय निकल के आए। इसी तरह से जो तारों की गणनाएं हैं, उससे भी बहुत सारे गणित का शुरुआत हुई, क्योंकि आपको प्रेडिक्ट करना था कि कौन सा तारा कब कहाँ होगा, कौन सा ग्रह कब कहाँ होगा। तो ये जो गणित का विकास है, ये इस बात पे भी निर्भर करता है कि ज़रूरत किस किस्म की है, और उस ज़रूरत के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। जैसे कलन का विकास इस वजह से हुआ क्योंकि आपको क्षणिक चीज़ों में परिवर्तन की बात करनी थी। आपको ये बात करनी थी कि कोई चीज़ का जो परिवर्तन का दर है वो क्या है। तो इस सब के चलते आप को कलन की ज़रूरत पड़ी। इन सब चीज़ों को जब आपको जोड़ना पड़ा कि ये जो परिवर्तन की दर है, इसको कैसे मैं समेकित करके पूरा कितना हुआ इसको जोड़ना चाहूँ, तो मुझे फिर समाकलन की ज़रूरत पड़ी। तो कुल मिला के गणित जो है, ये
ज़रूरत से एक और तो ज़रूरत से संचालित होता है, और दूसरी ओर अब ये इस तरह से भी संचालित होता है, बनता है जिस तरह से संगीत बनता है, क्योंकि इसमें भी अपने आप में एक मज़ा है। और जैसे लोग नए नए धुन बनाते हैं, नए नए राग बनाते हैं, नए नए सुरों को एक साथ जोड़ के, उसी तरह से गणित में भी लोग नए नए गणितीय ऑब्जेक्ट्स ले बना सोचते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स के आपस में संबंध ढूंढते हैं, उन संबंधों से कुछ नया बनाते हैं। तो कुल मिला के काफ़ी सारी नई गणितीय रचनाएं करते हैं, जो अपने आप में बहुत मज़ेदार और इंटरेस्टिंग लगती हैं उन लोगों को जो उनसे जूझ पाते हैं। लेकिन ये गणित और संगीत दोनों में सामान्य संगीत और सामान्य गणित से आगे बढ़ने के लिए, कोई नई चीज़ गढ़ने के लिए आपको काफ़ी सारी बुनियादी तैयारी की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि आप जैसे संगीत में ही जो पहले किसी ने गाया हुआ है उसी को दोबारा गा दें। अगर आपको नया गीत गाना है तो आपको उन बेसिक सुरों में नए संबंध ढूंढ के कुछ नया बनाना पड़ेगा, और संगीतज्ञ और गायक यही करते हैं। इसी तरह से गणितज्ञ भी जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में जो संबंध हैं, जो पहले से प्रमेय हैं, उन प्रमेयों के आधार पर नए चीज़ें ढूंढते हैं। उस वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको नई परिस्थिति में लागू करने का प्रयास करते हैं, और उस प्रयास से नई चीज़ें सामने आती हैं। तो गणित का जो एक जो दूसरा गुण है वो एक अपने आप में खोजबीन और उठापटक की चीज़ भी है। और ये खोजबीन और उठापटक हमें नया गणित भी देती है और हमारी गणितीय क्षमता को और बढ़ाती भी है। और इसमें अगर उस खोजबीन को इस तरह से रचित किया जाए जो हमारे गणितीय समझ, हमारी गणितीय ऑब्जेक्ट्स की जानकारी के अंतर्गत ही हो, तो उस प्रक्रिया में हमें नया खोजने का मज़ा भी आता है, और वो एक तरह से रोचक भी बन जाती है। इस सब का गणित सीखने सिखाने के साथ लेना देना है, पर उससे हम बाद में आएंगे। तो मैंने जो बातचीत कही उसमें मूल बात यह है कि गणित जो है वो एक इंसानी ज्ञान का एक हिस्सा है। इस ज्ञान के हिस्से के जो खास गुण हैं वो ये हैं कि ये अमूर्त ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करता है, और इसके शुद्ध स्वरूप में ये उन अमूर्त ऑब्जेक्ट्स के साथ नियम और कानूनों के साथ नई रचनाएं बनाता है, और ये कोशिश करता है कि उन रचनाओं से कुछ नई चीज़ बन सके। लेकिन इसका एक मुख्य उद्देश्य, जिस वजह से इसका शुरुआत भी हुई, वो ये था कि इंसानी जीवन में हम कुछ बेहतर कर सकें, हम ऐसे कुछ आकार बना सकें जो ज़्यादा स्टेबल हों, जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हों, या फिर ऐसे कुछ आकार बना सोच सकें जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ आ सके, और फिर हम ऐसे आकार बना सकें जो हमें संचालन में मदद कर सकें। तो हर प्रकार से हम हमारा जो अपने आम जीवन को बेहतर बनाने का टेक्नोलॉजी के और विज्ञान के माध्यम से प्रयास रहा है, उसमें गणित का एक प्रमुख भूमिका रही है, जो कि उतनी उजागर नहीं है जितने की बाकी है। मतलब आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं बना सकते जिसमें आप उसके शेप और उसको कितना चलना है, कितनी बार चलना है, इस सब का कितना वज़न उसको इस्तेमाल करना है, इस सब का आप एक आधार ना लेके चलें। तो जो पूरी क्वांटिटी की कल्पना है जिसके लिए गणित
हमें एक पूरा संख्या का ढांचा देता है, वो हमारे विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये कहना कि गणित अमूर्त है, वो आधा सही है, क्योंकि वो अमूर्त है, लेकिन उसका जो उपयोग है वो काफ़ी मूर्त है और वो हमें हर समय दिखता रहता है। इसकी प्रकृति में जो खास बात यह है कि ये इसको जो इसमें जो प्रामाणिक ज्ञान मानने का आधार है वो मापन नहीं है, वो किसी व्यक्ति की राय नहीं है, बल्कि वो ऐसे तार्किक तार्किक संरचनाएं हैं जो उस चीज़ को आपको सिद्ध करके दिखा सकते हैं। आप कुछ चीज़ों को लेके चलते हैं, ये मान्यताएं हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स को लेके चलते हैं कि इन चीज़ों के बारे में ये मान्यताएं हैं, और फिर इन सब को मिला के जो आप तार्किक रचनाएं करते हैं वो मुख्य तौर पे गणित के को रचती हैं। और इस चीज़ के इन रचनाओं को करने के दौरान आप लगातार नए ऑब्जेक्ट्स भी बनाते हैं और उन ऑब्जेक्ट्स के बीच में नए संबंध भी ढूंढते हैं, और इन ऑब्जेक्ट्स को कई बार आप नए गुण भी दे देते हैं जिससे कि आप उसको ज़्यादा व्यापक कर सकें। और ये जो परिभाषाएं हैं ये काफ़ी आर्बिट्ररी हैं, हालांकि उसमें बहुत सारे नियम भी हैं, लेकिन वो एक हद तक आर्बिट्ररी भी हैं। जैसे कि भाषा में शब्दों का चुनाव आर्बिट्ररी है कि किसी चीज़ को टेबल क्यों कहते हैं, मेज़ क्यों कहते हैं, या कुर्सी क्यों कहते हैं, कुछ और क्यों नहीं कह देते। वैसे ही इसमें भी संख्या के नाम उस संख्या के साथ जुड़े नहीं है, लेकिन वो हमने नाम दिए हैं। इसके अलावा ये जो बात कहना है कि हम तर्क करते हैं कि इंटीजर क्या है, और इंटीजर में हम ज़ीरो भी जोड़ते हैं, प्राकृतिक संख्याओं में हम ज़ीरो नहीं जोड़ते, होल नंबर्स में हम ज़ीरो जोड़ते हैं। ये क्यों करते हैं? या फिर हम भिन्नात्मक संख्याओं में 3/2 को भी क्यों भिन्नात्मक संख्या मानते हैं? क्यों नहीं हम भिन्नात्मक संख्याओं को सिर्फ उचित भिन्नात्मक संख्याओं तक रखते? या हम फिर ये क्यों कहते हैं कि एक जो है वो विषम संख्या तो है, लेकिन वो रूट संख्या नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है, एक को उससे क्यों बाहर रखा गया? तो क्यों हमने जो रूट संख्याओं का जो परिभाषा है वो ये बताई कि जिसमें एक और उसके अलावा कम से कम एक और फैक्टर हो, और उससे ज़्यादा फैक्टर ना हो, सिर्फ 2 ही फैक्टर हों और ज़्यादा ना हो। तो ये सब जो प्रश्न हैं, ये सब जो बातें हैं, ये एक दिखाती हैं कि ये जो चुनाव है ये आपने अपने ढंग से गणित रचने के लिए किया है। अगर आप इसको अलग ढंग से परिभाषित करेंगे तो उससे रचना जो बनेगी वो अलग होगी। आपका जो गणित है उसमें कुछ तार्किक नियम हैं, और वो तार्किक नियम आपने सामान्य बुद्धि से लिए, सहज बुद्धि से लिए हैं। जैसे अगर ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है तो ए जो है वो सी से बड़ा होगा। ये एक सहज बुद्धि से आपने लिया हुआ क्रम है कि इसी क्रम में आप, तो इस मान्यता के आधार पे आप पूरा गणित रचते हैं। अगर आप इस मान्यता को नहीं लेके चलेंगे तो फिर आपका गणित जो बनेगा वो बिल्कुल फर्क बनेगा। और ये बात कि अगर एक ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है तो ए सी के बराबर है, ये भी ऐसी मान्यता है जिसको जो गणित के लिए बुनियादी मान्यता है। इसको आप नहीं मानेंगे अगर, तो फिर गणित बहुत आगे नहीं बढ़ सकता। तो कुल मिला के गणित जो है वो कुछ ऑब्जेक्ट्स, कुछ नियमों और कुछ बनाए गए सिद्धांतों के आधार पर आगे चलता है, और इन सभी चीज़ों के आधार पर नए नए तार्किक संबंध और तार्किक रचनाएं बनाता रहता है। और इसका इस्तेमाल हम हर बार
हर जगह करते हैं। तो अब सवाल अगला ये है कि गणित क्यों सिखाएं? तो इसके दो प्रमुख कारण हम देख सकते हैं जो मैंने अभी तक बात की। एक प्रमुख कारण तो ये है कि गणित इसलिए सिखाएं क्योंकि ये हमारे दिमाग को तीव्र करता है, हमें तार्किक ढंग से सोचने के लिए तैयार करता है और हमारी गणितीय क्षमता का विकास करता है, जिसमें कि जगह की बेहतर समझ, संख्याओं की बेहतर समझ, तार्किक संबंधों की बेहतर समझ शामिल है। और इस बेहतर समझ के चलते जब हम जिंदगी में व्यवहार करेंगे, अपने आम जीवन में व्यवहार करेंगे, तो उससे हमारा जो निर्णय लेने की क्षमता है या ये किसी परिस्थिति को विश्लेषित करने की क्षमता बढ़ जाएगी। जैसे मान लीजिए अगर आपको डेटा हैंडलिंग की समझ है, आपको संभाव्यता की समझ है, तो फिर आप लॉटरी पे पैसा नहीं लगाएंगे। और ये लगाएंगे तो ये मान के लगाएंगे कि अरे ठीक है यार, मेरे पास फेंकने को कुछ पैसा है तो फेंक रहा। आप इस उम्मीद से नहीं लगाएंगे कि मैं पैसा लगाऊंगा तो मेरे को उम्मीद रखनी चाहिए कि मुझे ये इनाम मिल जाएगा। या फिर आप किसी कैसीनो में जाके जुआ नहीं खेलेंगे या किसी और जगह जुआ नहीं खेलेंगे इस उम्मीद से कि आप जीतेंगे, क्योंकि आपको ये समझ आ जाएगा कि जो जुआ खिलवा रहा है उसका इंटरेस्ट इसी में है कि ज़्यादातर लोग, अधिकांश लोग, लगभग 80-90% लोग हारें। और अगर आप एक दो बार जीत भी जाते हैं तो अंततः तय है कि आपको हारना है। तो कुल मिला के ये जो पूरा या फिर आप जो बाजार में परिवर्तन हो रहे हैं उनको समझ सकते हैं कि कब किसी चीज़ को बेचना है, कब किसी चीज़ को रखना है। और ये पैटर्न देख पाते हैं कि किस दौरान कोई चीज़ ज़्यादा महंगी होती है, तो आपके पास जो सामान है, आपके पास जो प्रोडक्ट्स हैं, उनको किस प्रकार इस्तेमाल करना है। या ये बात कि आपकी अगर दुकान है तो कौन सा सामान मंगवाना है, कितना मंगवाना है। तो ये सब तो वैसे दुकानदार करते ही हैं, लेकिन इसको अगर आप बेहतर गणित जानते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं तो आप ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जिसको हमें सोचने की ज़रूरत है कि क्या हम इस सोच से गणित सिखाते हैं, क्या हमारी गणित की कक्षाओं में उसके उपयोग की संभावना जो बच्चों के जीवन में है, जिससे कि वो ज़्यादा बेहतर ढंग से अपने जीवन में कुछ कर पाएँ, वो होता है या वो नहीं होता है। क्योंकि गणित में रुचि बनाने का एक बहुत महत्वपूर्ण रास्ता ये हो सकता है कि वो बच्चों को और माता पिता को लगे कि ये जो है ये हमारे काम की चीज़ है, और बच्चे उसको अपने जीवन में इस्तेमाल कर पाएँ और माता पिता के साथ उस पर चर्चा कर पाएँ और समाज में अन्य लोगों के साथ उस पर चर्चा कर पाएँ। क्योंकि जब तक वो चर्चा नहीं करेंगे तब तक उन्हें दोबारा अभ्यास का मौका नहीं मिलेगा, और ये मौका नहीं मिलेगा कि वो जो ज्ञान है उस जो सीखा है स्कूल में उसको दोहरा सकें, उसके नए आयाम खोज सकें और उसके लिए नए अभ्यास बना सकें। जो कि एनसीईआरटी भी कहता है कि गणित सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है। और कई किताबों में भी इस बात को कहा गया है कि बच्चों को खुद सवाल बनाने चाहिए, बच्चों को खुद सोचना चाहिए कि कैसे वो उन सवालों को हल कर सकते हैं जो उन्होंने पहले नहीं किए। तो ये तो एक बात है। दूसरी बात ये बहुत सारे लोगों ने पूछी है कि घर पे माता पिता बच्चों के साथ गणित में कैसे काम कर सकते हैं। तो उसका भी कुछ हद तक मैंने जवाब यहीं पे यहाँ दिया है कि पहली बात तो ये कि गणित को एक हवा नहीं बनाना चाहिए और उसको किताब से और कॉपी से बाहर निकाल के आसपास के जीवन में देखना चाहिए। और ये देखना चाहिए कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा गणित को एक खोजबीन की का विषय माने और ये देख पाए कि कैसे वो कई रोचक कार्य उससे किए जा सकते हैं। आपने वो
रामानुजम और हार्डी की कहानी तो सुनी ही होगी, जिसमें उसने गाड़ी के नंबर को देख के एक ऐसी बात बताई जो उसके लिए अजूबा थी। अब वो रामानुजम इस बात को इसलिए कर पाया क्योंकि लगातार वो संख्याओं से खेलता था। वो ये देखने की कोशिश करता था कि संख्याएं जो हैं वो अगर उनका वर्ग करें और उनको जोड़ें, अगर उनको घन में बनाएं और उनको जोड़ें, घटाएं, उनके पूरा घन देखें, तो कैसे वो मतलब वो उससे उससे क्या संख्याएं बनती हैं, और इसी से वो कई नए पैटर्न देख पाया। इसी तरह से आकृतियों में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको आप देख सकते हैं। कई जगह पे ये कहा कहा जाता है कि टैनग्राम से आकृतियाँ बनानी चाहिए, और उससे देखना चाहिए कि आप कौन कौन सी शेप बना सकते हैं जिससे जो कोई यथार्थ में बनी हुई चीज़ से जैसी हो। मतलब एक तो वो है ही कि टैनग्राम को जोड़ जाड़ के वापस वर्ग बनाना, पर उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। नई नई आकृतियाँ बना सकते हैं और उनके अलग अलग ढंग से प्रेस करके उसका अध्ययन कर सकते हैं, जिससे कि आप ये देख पाएँ कि जीवन में वो आकृतियाँ कहाँ कहाँ मिलती हैं। इसके अलावा आप अलग अलग जब ये करेंगे तो आप ये भी देख सकेंगे कि एक त्रिभुज जो है उसको घुमा के फिरा के रखने से उस त्रिभुज का आकार भी अलग अलग हो जाता है। और एक वो सिर्फ ऐसा नहीं होता और त्रिभुज सिर्फ ऐसे नहीं होते कि जिसमें एक समकोण हो, या जो कि सम सम द्विबाहु या समबाहु त्रिभुज हो, बल्कि ऐसे भी त्रिभुज होते हैं जिनमें तीनों भुजाएं अलग अलग हों और सभी कोण उसके न्यून कोण हों। तो ये जो पूरा मसला है कि हम कितनी तरह की त्रिभुज बना सकते हैं, त्रिभुज को अलग अलग ढंग से देखें, रोटेट करें तो वो कैसी दिखती है, तो उससे आप जो अपने आसपास की जगह है उसमें आकृतियों को पहचानने में, आकृतियों को रखने में सक्षम बन सकते हैं। और ये और ज़्यादा भुजाओं वाली आकृतियाँ जैसे पॉलीगन और इस तरह की चीज़ें भी आप कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जब अक्सर देखते हैं कि वर्ग जो है हमें एक ही तरह का दिखाया गया है। अब वर्ग को हम किसी भी कोने पे अगर दिखाएंगे तो वो वैसा सीधा साधा नहीं दिखेगा। अगर उसको हमने 45 डिग्री घुमा दिया तो उसके दो सिरे ऊपर आ जाएंगे और दो सिरे हॉरिजॉन्टल आ जाएंगे, उसमें वो फिर उस सामान्य वर्ग से बहुत अलग दिखेगा। तो मैं ये सब जो बातें हैं, ये एक दो बात है। एक तो गणित की खोजबीन और उसमें लगातार चेंज करके देखते रहना, और दूसरा उसको ज़िंदगी में ढूंढते रहना। और ज़िंदगी में ढूंढते रहने के हर घर में अलग अलग तरह के उदाहरण हो सकते हैं, और बच्चे को उस तरह के टास्क दिए जा सकते हैं जिससे कि वो उस गणित का इस्तेमाल कर सके जो वो स्कूलों में सीख रहा है। और धीरे धीरे वो जब ये करना शुरू करेगा तो उन टास्क को वो उस ज्ञान को, जो उसका गणित का ज्ञान है, उससे वो उस टास्क को भी और बेहतर कर सकेगा। तो ये जो पूरा घर में रुचि बनाने का मसला है वो ये है कि गणित को खोजबीन का माध्यम और डर रहित घर में इस्तेमाल का माध्यम बनाने से ही सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। और इसमें स्कूल को और घर को दोनों को एक साथ होके ये सोचना पड़ेगा कि हम किस तरह से गणित को प्रस्तुत करें बच्चे के सामने, किस तरह के कक्षा की क्रियाएं हों जिससे बच्चों के पास ऐसे टास्क हों जिनको वो घर जाके कर सके। तो अब इसमें थोड़ा सा इस बात की भी बात आ गई है कि गणित क्यों सिखाना चाहिए और कैसे सिखाना चाहिए। तो कैसे सिखाने में मूल तौर पे ये बात हमने कही कि वो सार्थक होना चाहिए, उसके जीवन से जुड़ा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जिसमें उसको कुछ करने को मौका हो, जिसमें वो कुछ नया कर सके और वो उसका कुछ कंट्रीब्यूशन हो सके। सिर्फ उन सवालों को निकालते रहना जिनका उत्तर किसी और को मालूम है और उस उत्तर को नहीं पाने पे डांट खाना, वो गणित के प्रति रुचि पैदा करने का सबसे बेहतर साधन नहीं।
सिर्फ ये है कि आप उसमें एक बुनियादी स्तर पालें। लेकिन अगर गणित में रुचि पैदा करनी है, गणित में एक मज़ा लेना है, तो फिर उसके कैसे सिखाने में ऐसी परिस्थितियाँ लाजमी हैं जो खुली हों, जिसमें बच्चा नए सवाल बनाए, बच्चा जो वो जानता है उसको नई परिस्थितियों में इस्तेमाल करें, और रास्ते तय करें कि आगे क्या किया जाना चाहिए। एक और चीज़, मैं दो तीन और सवाल है जिनको मैं लेना चाहता हूँ, तो कोशिश करता हूँ जल्दी जल्दी लेने की। पहला तो एक बहुत बड़ा मुझे लगता है भ्रम है, वो है मूर्तता और अमूर्तता के बारे में। पिछले 20 सालों में ऐसा माना जाने लगा है कि गणित को हम वस्तुओं के बिना सिखा ही नहीं सकते, और वस्तुओं का इस्तेमाल करना ही गणित सिखाने का एकमात्र तरीका है। और आपने वस्तु इस्तेमाल कर ली, खेल करवा दिए, तो इसका मतलब है बच्चा गणित सीख गया। और कई तरह के गणितीय लैब की बात होती है, कई तरह के मॉडल की बात होती है, और ये बात होती है कि आप कोनों के लिए भी मॉडल बना सकते हैं, भिन्नात्मक संख्याओं के लिए भी मॉडल बना सकते हैं, आकारों के लिए मॉडल बना सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम को सिद्ध करने के लिए आप मॉडल बना सकते हैं। तो जो भी गणित का मसौदा है, उसके लिए आप कई तरह के मॉडल बना सकते हैं। और इन मॉडल से बना के आप बच्चे को अमूर्त से प्रस्तुत करके फिर उसको अमूर्त की ओर ले जा सकते हैं। लेकिन इसमें यह बात समझ में नहीं आती कि अमूर्त की ओर ले जाने का अर्थ क्या है। अमूर्त है क्या? क्या 5 अमूर्त है या मूर्त है? क्या 7वीं कक्षा के लिए 9/11 को 20 लिखना मूर्त है या अमूर्त है? क्योंकि अगर आप इस सवाल पे विचार नहीं करेंगे, तो फिर आप पहली कक्षा में बच्चों को उस तरह की मूर्त चीज़ों के बारे में उलझाते रहेंगे जो उनको पता है, और वो उससे बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। आप लगातार बच्चे की क्षमता को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, और उस अंडर एस्टिमेशन में उसको ये ऐसा महसूस होता है कक्षा में कि शायद उसको कुछ नहीं आता, इसलिए वो ये सब बताया जा रहा है, और वो ये समझ ही नहीं पाता कि उसको बताना क्या है। वो बच्चे जो घर में 5 साल के अच्छी तरह 9-10 तक गिन सकते हैं, पूरा हिसाब किताब कर सकते हैं, उनको हम 1 से 9 तक गिनना सिखाते हैं। ये बात सही है कि उनको अंक लिखना नहीं आता, लेकिन उनको 9 तक जोड़ना घटाना सब आता है। तो अब प्रश्न ये है कि पहली कक्षा में एक चीज़ देना, फिर 2 का समूह दिखाना, फिर 3 का समूह दिखाना, और कई बार ये इस तरीके से भी किया जाता है कि बच्चे को में एक और पहले और एक में कन्फ्यूजन हो जाता है, 2 और दूसरे में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो जो समूह का मान है और क्रम है, कार्डिनल और ऑर्डिनल, उसमें भी बच्चा उलझने लगता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो ये जो सबसे महत्वपूर्ण बात हमें समझने की है कि गणित के ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो अंतोगत्वा अमूर्त हैं, और जब तक हम इस बात से में हमारे दिमाग में ये स्पष्टता नहीं होगी कि ये अमूर्त है और हमें बच्चे को अमूर्तता की ओर ले जाना है, तो तब तक हम उसको मूर्त में ही उलझाने की कोशिश करते रहेंगे। मूर्त का इस्तेमाल तब करना चाहिए जब अमूर्त तक जाने में बच्चा बगैर मूर्त के असक्षम हो। जब वो ऑलरेडी सक्षम है, तो इसका मतलब है कि वो जो जानता है वो उसके लिए अब मूर्त है। उस अमूर्तता से और आगे बढ़ने के लिए अगर किसी मूर्त मॉडल की ज़रूरत है, तो वो विकसित किया जाए, और वो मूर्त मॉडल ऐसा होना चाहिए जो बहुत जल्दी हटा दिया जाए, जिसके ऊपर आप उसको ये नहीं माने, जिससे उसके ऊपर निर्भरता ना बने। इकाई दहाई का एक और उदाहरण है जिसको मैं लेना चाहता हूँ, जिसमें मूर्त मॉडल भी लेते हैं और वो चित्र का मॉडल भी लेते हैं।
और बच्चों को बताते हैं कि एक लाइन वाली कॉपी में इस खाने के ऊपर इकाई लिख लो, इसके ऊपर दहाई लिख लो, इसके ऊपर सैकड़ा लिख लो। और फिर आप बच्चों को सवाल करने को देते हैं और उनको समझाते हैं कि पहले इसको जोड़ो, फिर इसको जोड़ो, फिर इसको जोड़ो। अगर कोई बच्चा पूरी संख्याओं को जोड़ के बता देता है तो ये कहा जाता है कि ये तरीका ठीक नहीं है। आपको स्तंभवारी जोड़ना चाहिए, नहीं तो आप गलती कर जाएंगे। तो कुल मिला के आप बच्चे को ये समझा रहे हैं कि ये जो संख्या है वो 3 टुकड़ों में बटी है और इन तीनों टुकड़ों का एक स्वतंत्र अस्तित्व है, और उसको ये एक तरह से पंगु बना रहे हैं कि वो स्वतंत्र रूप से संख्या के बारे में सोच सके, दो संख्याओं के बारे में मौखिक जोड़ कर सके और एक गणित में नए सिद्धांतों तक और नए संख्या ढांचों तक पहुंचने में सक्षम हो सके। क्योंकि उसके बाद में फिर बाइनरी और ऑक्टेनल सिस्टम या हेक्साडेसिमल सिस्टम समझना बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए, क्योंकि वो डेसिमल सिस्टम में ही उलझ के रह जाते हैं कि डेसिमल एकमात्र सिस्टम है और उसमें ये नियम है। और बच्चे फिर जब भिन्नात्मक संख्याओं में आते हैं तो भी जब आप 1/2 को कहते हैं 3/5 से जोड़ो, या 3/2 से एक 3/4 या 7/4 से जोड़ो, तो बच्चे उन स्तंभों को अलग अलग जोड़ के नीचे लिख देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जब भी संख्याएं स्तंभों में लिखी जाती हैं तो उसका मतलब होता है दो अलग अलग स्तंभ जिनको जोड़ना है। और उसमें अगर उनको ये नियम याद रह जाता है तो कई बार हासिल जोड़ देते हैं, और नहीं याद रहता तो पहले स्तंभ का जोड़ अलग लिख देते हैं, दूसरे का जोड़ का अलग लिख देते हैं, तीसरे का अलग लिख देते हैं। तो ये जो मॉडल आपने बनाया, जो कि एक बिल्कुल ही गैर ज़रूरी मॉडल है, शुरुआत में एक बार शायद दिखाने की ज़रूरत है इस बात बच्चे को, 2 अंक की संख्याओं का को समझने की शुरुआत करने में अगर दिक्कत आ रही है, उसको आपने इतना बड़ा शिक्षण का सामग्री बना ली और कितना ज़्यादा समय उस पर लगाने की लगे हैं, जिससे कि बच्चे को संख्याओं को पूरी संख्या के रूप में जो समझने की क्षमता आनी चाहिए उसमें ही वो आगे नहीं बढ़ पाता। और इसमें ये भी समस्या है कि हम बहुत जल्दबाजी करते हैं कि बहुत जल्दी हम चाहते हैं कि बच्चे 3 अंक की और 4 अंक की संख्याओं तक पहुंच जाए। ये नहीं समझते कि उसका इस समय कितनी बड़ी संख्या को समझने का कॉग्निटिव स्तर है। तो ये कितनी बड़ी संख्या हमें देनी है वो इस बात से होना चाहिए कि वो कितनी बड़ी संख्या को समझ सकता है। और 3 अंक हो, 4 अंक हो, 5 अंक हो, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि वो कुल संख्या जो है उसका क्या वो एहसास कर सकता है, क्या वो इमेजिन कर सकता है उसको, या वो ये इमेजिन कर सकता है ये जितना भी मैं इमेजिन कर सकता हूँ उससे बड़ी संख्या है, या इतनी बड़ी संख्या है कि जितनी अभी मैंने देखी नहीं है। तो ये जो मुझे लगता है कि जो खास बात हमें ये समझनी है कि गणित का अर्थ उन अवधारणाओं को समझना है और उन अवधारणाओं में सक्षमता हासिल करना है जिससे कि आप उससे नई चीज़ बना सकें, ना कि ज्ञात बातों को याद रखना है और ज्ञात मॉडल्स को दोहराना है। आपको नए मॉडल बनाना आना चाहिए और आपको नए मॉडल क्रिएट कर पाना चाहिए। हम अभी कोशिश ये करते हैं कि हम अपने मॉडल उसके ऊपर लगातार थोपें, अपने एक्सप्लेनेशन थोपें, जिससे बच्चे के पास दोहरा काम हो जाता है। एक तो आपके मॉडल को जो आपने बनाया है अपनी दृष्टि से सोच के उसको समझना, और फिर उसको उस कॉन्सेप्ट से रिलेट करना जिस कॉन्सेप्ट को वो समझने की कोशिश कर रहा है, और फिर इन दोनों को जोड़ के अपनी समझ बना पाना। तो कुल मिला के ये उसके खुद की समझ बनाने के में एक अड़चन बन जाती है। तो गणित में जो मॉडल की इस्तेमाल है, चाहे वो भिन्नात्मक संख्याओं में हो, चाहे वो किसी भी और चीज़ में हो, वो या तो अपर्याप्त है या अधूरा है, भ्रामक है, या शुद्धता कई बार तो गलत है। तो हमें ये सोचना है कि अमूर्त से मूर्त का मतलब क्या है, और
हमें ये समझना पड़ेगा कि गणित में अमूर्त से मूर्त का मतलब ये है कि 7वीं कक्षा के लिए दो संख्याओं का जोड़ मूर्त है। कितनी भी जिस भी सवाल का उत्तर संख्या के रूप में आता है, एक संख्या के रूप में आता है, वो उसके लिए मूर्त है। लेकिन जैसे ही आप उससे बात करना शुरू करते हैं ऐसे सवालों की जिसमें उत्तर निश्चित संख्या नहीं है, बल्कि बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं जिसको अपन को एक बदलते हुए संख्या के रूप में किसी चर संख्या के साथ दर्शाना पड़ेगा, वो उसके लिए अब अमूर्त हो गया है। तो ये जो मूर्तता है, जो उसके लिए जोड़ना, घटाना, गुना, भाग, हर तरह का जो संख्या का समीकरण जो कि संख्याओं से संचालित है, वो सब मूर्त है उसके लिए। इबारती सवाल सब मूर्त है उसके लिए। लेकिन जैसे ही आपने एक परिवर्तनशील उत्तर डाला, वो उसके लिए एक अमूर्तता का स्तर दोबारा शुरू हो। तो वहाँ पे फिर हमें सोचना पड़ेगा कि अब किस तरह से हमें इस अमूर्तता को बच्चे के साथ बांटना है, कैसे किस तरह से बच्चे का व्यवहार होना चाहिए जिससे कि वो उसके लिए मूर्त बन जाए। तो मूर्त बनने का मतलब ये नहीं है कि एक्स के लिए या ए के लिए आप एप्पल दिखा दिए और बी के लिए बनाना दिखा दीजिए। मूर्तता का मतलब ये है कि वो अवधारणा जो कांस्टेंट ए और बी और सी के साथ जुड़ी है, उस अवधारणा को वो समझ पाए और उसके लिए वो एक ठोस अवधारणा हो जाए जो इसको वो इस्तेमाल कर सकता है। कई बार ये भी हम लोग कहते हैं कक्षा में कि भाई आप 3A और 4B नहीं जोड़ सकते, क्या केले और सेबों को जोड़ा जाता है क्या? तो आपने यहाँ पे अपनी तरफ से एक मॉडल बना दिया ए और बी के लिए, एप्पल और बनाना का। लेकिन और ये आपको लगा आपने सिद्धांत अच्छा समझा दिया बच्चे को कि 3A और 4B को नहीं जोड़ सकते। लेकिन ये जो 3A और 4B है, ये एप्पल और बनाना नहीं है, क्योंकि ए और बी तो कुछ भी हो सकते हैं ना। वो एप्पल और बनाना तो नहीं, वो ऑब्जेक्ट्स होना ज़रूरी नहीं है। तो कुल मिला के जो हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि मॉडल का इस्तेमाल, मूर्तता का इस्तेमाल ध्यान से होना चाहिए, और बच्चों का उस समय जो अमूर्तता का स्तर है, उस स्तर के आगे जाने की प्रयास होना चाहिए, ना कि उनको पीछे पीछे घसीटने का। अक्सर हम बच्चों की क्षमता को, बच्चे की समझ को कम आंक के उसको पीछे घसीटने का प्रपंच करते हैं मॉडल का और मूर्त चीज़ों के इस्तेमाल से। इसमें शब्दावली की भी मैं कुछ बात कहना चाहता हूँ कि इसीलिए जब हम कहते हैं गणित के बारे में बात करते हैं, तो हमें दिखाना, बताना, समझाना शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो है गणित सीखने के लिए उपयोगी, कुछ भी सीखने के लिए उपयोगी नहीं है। गणित सीखने के लिए जो उपयोगी टर्म्स हैं, खोजने का प्रयास करना, देखने का प्रयास करना, पहचानने का प्रयास करना, हल करने का प्रयास करना, सिद्ध करने का प्रयास करना, सिद्धांत ढूंढने का प्रयास करना, नियम बनाने का सिद्धांत प्रयास करना। तो ये जो सीखने की प्रक्रिया है ना, इसका जो गणित की, उसमें ये चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि वो बच्चा प्रयास करे, और उस प्रयास में वो इस ढंग से आप उसके लिए रचें कि वो उसमें कुछ स्वयं कर पाए और वो पूरी उस प्रक्रिया में कुछ योगदान दे पाए। तो शब्दावली अगर इस ढंग से हम सोचें तो मॉडल और मूर्त, इसका उपयोग इसी ढंग से होना चाहिए जिसमें बच्चे को उसको इस्तेमाल करना है, अपने ढंग से इस्तेमाल करना है, नए ढंग से इस्तेमाल करना है। और इसके कुछ उदाहरण, जैसे मैंने कहा, टैनग्राम का बहुत सारे बच्चे उपयोग कर सकते हैं। या फिर आपके पास अगर जियो बोर्ड है तो जियो बोर्ड में आप बच्चों को टास्क दे सकते हैं जिसमें उनको बहुत कुछ खुला है नई चीज़ करने का। लेकिन ऐसी चीज़ें जो बच्चे को बांधती हैं एक नियम को फॉलो करने में, एक ही चीज़ को रिप्रोड्यूस करने में,
वो सामग्री जो कुछ चीज़ दिखाने के लक्ष्य से प्रस्तुत बनाई गई है वो बेकार है। और बहुत सारा जो हमारा मेहनत होती है कि इकाई दहाई के लिए हम ड्रम बनाएं, ड्रम को दिखाएं, वो सब बहुत बेफजूल है और बच्चों को गणित सीखने में, समझने में, अपनी क्षमता विकसित करने में मदद नहीं करती। गणित की अवधारणाओं, संकल्पनाओं और यथार्थ में जो संबंध है उसको समझते हुए ही हम ये काम कर सकते हैं, क्योंकि उसको बगैर समझे अगर हम ये काम करेंगे तो हम बच्चों के साथ बहुत अन्याय करेंगे। तो मुझे लगता है ये एक बहुत महत्वपूर्ण है कि हम मूर्तता को कैसे समझें, शैक्षिक सामग्री को कैसे समझें, सिखाने की प्रक्रिया को कैसे समझें। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि महत्वपूर्ण गणित जो सीखना है वो क्या है, और उस कौन सी चीज़ को हम चाहते हैं कि बच्चा विकसित कर पाए, और उसकी समझ के साथ साथ लेते हुए हमें बच्चों के लिए सीखने के मौके विकसित करने चाहिए। एक और सवाल NEP 2020 के बारे में था, वो मैं लास्ट सवाल है, 5 मिनट लगेंगे उसमें। जो NEP 2020 में फाउंडेशन लिटरेसी और फाउंडेशनल न्यूमरेसी की बात की गई है, उसको उन्होंने ज़्यादा विस्तार से प्रस्तुत नहीं किया है। मुझे लगता है उस पर विस्तार से सोचने की ज़रूरत है, शायद उनको करना चाहिए था, क्योंकि उनके दिमाग में जो फाउंडेशन लिटरेसी का मसला है और फाउंडेशन न्यूमरेसी का मसला है वो अंक पहचान और गिनती गिनना नहीं। उनके दिमाग में जो फाउंडेशनल न्यूमरेसी का मसला है उसमें पूरा वृहद गणित शामिल है, जिसमें गिन पाना, जोड़ पाना, घटा कर पाना, गुना कर पाना, उसका ज़िंदगी में जीवन उपयोग कर पाना, परिस्थितियों में कौन सा गणित इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, उसको समझ पाना। फिर ये देख पाना कि कौन सा जो आंकड़े हैं वो उपयोगी हैं, कौन से नहीं हैं, आंकड़े इकट्ठे कर उनका विश्लेषण कर पाना, आकारों की समझ मना पाना, उसमें सम्मति देख पाना, उनमें सर्वांग समता देख पाना, और ये देख पाना कि कौन सी चीज़ें किस जगह में कितनी आ सकती हैं, कैसे किसी जगह का सबसे बेहतर उपयोग हो सकता है, कैसे उसको घुमा फिरा कर कौन सी आकृति बन सकती है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये फाउंडेशनल न्यूमरेसी में शामिल हैं, जिसमें एक गणित का पूरा एक्सप्लोरेशन का ढांचा है और उसमें कुछ बुनियादी क्षमताएं हैं जिनको हमें निरूपित करना पड़ेगा। और उसमें ये सबसे महत्वपूर्ण होगा कि हम चूंकि न्यूमरेसी की बात कर रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण होगा कि वो जो भी सीखे उसका वो उपयोग कर सके अपने जीवन में, औरों के उसको औरों को समझा सके, नई जगहों पे उसके इस्तेमाल कर सके। ऐसा ना हो कि वो सिर्फ नियमों में को याद करने में और उनको दोहराने में ही उलझ रहा है। और लिटरेसी का भी यही अर्थ है कि वो जो पढ़ा है उसको समझा पाए, उसको इस्तेमाल कर पाए, और कोई भी नई चीज़ हो उसको पढ़ पाए। सो फाउंडेशनल लिटरेसी का, फाउंडेशन न्यूमरेसी का मतलब यही है कि जिसके ऊपर आगे की इमारत खड़ी हो सके, वो सारा गणित, वो सारी भाषा की समझ क्षमताएं जिसके ऊपर आगे की भाषा, गणित और बाकी सब ज्ञान की नींव हो, और जिसके ऊपर पूरी इमारत खड़ी हो सके। तो आपको सोचना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या आएगा, और उसको बहुत सीमित करने से जो पॉलिसी का मकसद है वो नहीं पूरा होगा। क्योंकि पॉलिसी का मकसद ये है कि इन चीज़ों पे फोकस किया जाए, जैसा कि नई तालीम के समय गांधी जी ने भी कहा था कि आप भाषा और गणित अच्छे से पढ़ा दे, बाकी ज्ञान तो बच्चा खुद हासिल कर लेगा। तो उस तरह की क्षमता आने के लिए जिस तरह की न्यूमरेसी की हम बात कर रहे हैं उसकी कल्पना हमें करनी पड़ेगी। उसको अंक सिखाने, गिनती सिखाने, क्रम सिखाने से नहीं जोड़ना उचित नहीं होगा। तो मैं इतना ही कहना चाह रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद। चूँकि कोई सवाल नहीं है, कमेंट्स में नहीं है, तो मेरा ख्याल है तो मैं अब बंद कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का सुनने के लिए।